नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए एनडीटीवी प्राइम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल है। जगह जगह पर नदियां उफान पर है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। निचले इलाकों में जलभराव लोगों के लिए अब समस्या बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई निचले इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से परियट नदी उफान पर है। इस बीच रसोई गैस के सिलेंडर से भरे ट्रक को ड्राइवर ने उफनती नदी में उतार दिया। नदी के बीच में जाकर ये ट्रक फंस गया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते रसोई गैस के सिलेंडर से भरा पूरा ट्रक पानी में समा गया। गनीमत रही कि ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने तैरकर अपनी जान बचा ली। यह हादसा बरेला और कुंडम थाने की सीमा पर हुआ। अब बात मंडला की करते हैं। मंडला में उफनते नाले में कार फंस गई। यह हादसा चिखली पूनिया मार्ग पर हुआ। हालांकि ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार चालक का समय पर रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह कार चालक ने कार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। मंडला में भारी बारिश के चलते नर्मदा समेत तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। कई मकानों दुकानों में पानी भर गया है। मंडला में देर रात से दोपहर 12 बजे तक 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित ग्राम पंचायत अंजनिया, बिछिया और पिंडरई और मोती नाला है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से नैनपुर से बालाघाट, सिवनी मार्ग और जबलपुर से निवास मंडला मार्ग बंद हो गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मंडला जिला का नर्मदा का पुल है। ये एक छोटा पुल है जिसके ऊपर अभी लगभग 4 से 5 फीट पानी है। लगातार पिछले 48 घंटे से मंडला जिले के आसपास बारिश हो रही है और मंडला जिले का संपर्क वर्तमान में अभी जिले के चारों तरफ गांवों से, पंचायतों से टूट चुका है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पुल पुलियाओं में लगातार पानी बढ़ रहा है और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी करी है कि लोग घरों से ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो ऐसे स्थानों में ना जाएं जहां पर बाढ़ का पानी है, जहां पर ये इस टाइप सा नदी का किनारा है। ऐसे किनारे के स्थल पे ना जाएं, बाढ़ देखने ना जाएं, सेल्फी से दूर रहें। अब बात डिंडौरी की करते हैं। डिंडौरी में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। सिवनी नदी में बाढ़ आ जाने से अस्थायी रास्ता बह गया और गोपालपुर गोरखपुर मार्ग बंद हो गया। सिवनी नदी पर 3 साल से ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है, इसीलिए वाहनों के निकलने के लिए अस्थायी रास्ता बनाया गया था। डिंडौरी में चकरार नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से पुल पर बाढ़ का पानी आ गया और बजाग बिजौरी मार्ग बंद हो गया। रास्ता बंद हो जाने से बजाग तहसील से कई गांवों का संपर्क टूट गया। इधर खमनेर नदी के उफान पर आ जाने से डिंडौरी अमरपुर मार्ग भी बंद हो गया और पुल पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इधर खेरमेर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिंडौरी मंडला मार्ग पर भी आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान पर पहुंच गया है। आलम यह है कि नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट बाढ़ में जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल भी डूबने की कगार पर है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने नर्मदा तट पर होमगार्ड के जवानों को और बाढ़ग्रस्त पुल पुलियों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया है ताकि कोई जनहानि न हो सके। डिंडौरी जिला मुख्यालय की बात की जाए तो नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोगी टिकरिया गांव में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और कहीं न कहीं नर्मदा नदी जो है खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तेज बारिश के कारण जिला मुख्यालय में कई जगह जल भराव की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। डिंडौरी में मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद के इंतजामों की भी पोल खोल कर रख दी। डिंडौरी के वार्ड नंबर 2 में कई घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग परेशान होते नजर आए। घरों में पानी घुस जाने से घर गृहस्थी का सामान खराब हो गया।
लोगों का आरोप है कि नाले की सफाई नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी है। अब बात गुना की करते हैं। गुना में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर नेशनल हाईवे नंबर 3 पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ में भारी बारिश से नदियों ने विकराल रूप ले लिया। यहाँ केन, धसान, बेतवा, जमदार नदी ने विकराल रूप ले लिया। नदियां उफान पर बह रही हैं और लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से टीकमगढ़ के निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे लोगों के घरों में रखा सामान खराब हो गया। शहर की निचली बस्तियों में पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरसिंहपुर में रात भर हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है। गोटेगांव तहसील के श्रीनगर से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार हुई बारिश के चलते दतला नाला और उमर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। श्रीनगर से उमरिया मार्ग पर बन रहे पुल का काम पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। सूरजपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील कार्यालय और अस्पताल में भी पानी घुस गया है। मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये किसी तालाब का नहीं बल्कि जिला मुख्यालय में स्थित तहसील का है, जहां पर 58 गांवों के लोग यहां पर रोजाना अपने कानूनी और राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग लगभग जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बताया जा रहा है, जिसके बावजूद भी इस जिला मुख्यालय में होने के बावजूद भी इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जैसे ही पानी बरसता है तो ये इसका जो परिसर है वो पूरा तालाब में तब्दील हो जाता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा असर बिलासपुर क्योंची अमरकंटक मार्ग पर निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर देखने को मिला। यहाँ डाइवर्टेड पुलिया 3 अलग अलग स्थानों से बह गई है। बरसाती नालों पर पानी उफान पर है और जोगीसार, बेलपत, डुगरा, कारियाम जैसे कई गांव का संपर्क जिला एवं विकासखंड मुख्यालय से कट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। सागर जिले में एक युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सुसाइड कर लिया। युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगा ली। युवक ने वीडियो में युवती के परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शादी का झांसा देकर धोखे की बात कही है। युवक और युवती सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनाते थे। दोनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दिए हैं। आप सब देख रहे हैं तो मैं जीना नहीं चाहता लाइफ में कभी भी। कैमरा, सोशल मीडिया, प्यार और ऑनलाइन सुसाइड, एक और कहानी यहीं से शुरू हुई और यहीं पर खत्म हो गई। राहुल अहिरवार इंस्टाग्राम पर आया, अपनी व्यथा सुनाई और मौत को गले लगा लिया। हम राहुल की खुदकुशी का वीडियो नहीं दिखा सकते। उसने मौत से पहले जो कहा वो बताते हैं। आप सब देख रहे होंगे, मैं जीना नहीं चाहता। जो किसी को टाइम ना दे सके वो कभी लाइफ में किसी से प्यार ना करे। यार दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। अभी आप सब लोग लाइव देखो, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल बेहद जरूरी हैं। मसलन, मौत को चुनने से पहले राहुल ने आखिर सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ क्यों बयां की? क्या इसके बाद उसमें मौत का डर चला गया क्योंकि उसने जानवी पर आरोप लगाकर बदला पूरा कर लिया? ये वीडियो, ये रील, लाइव खुदकुशी, क्या इसी फितूर ने एक और जिंदगी खत्म कर दी? ये सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि रिश्तों में दूरियां बढ़ने पर सवाल है। रिश्तों में खुलती कड़वाहट डरा रही है। रिश्तों में धोखे की आए दिन आने वाली कहानियां चुनौती बन रही हैं। नरसिंहपुर में एक तरफा प्यार में एक युवक लड़की का गला रेत देता है, तो अब सागर में कुछ ऐसी ही हालत में एक शख्स अपनी जान दे देता है। बहरहाल, मौत से पहले राहुल अहिरवार का आरोप था कि एक महिला से उसे प्रेम हुआ। महिला ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन इसके बाद उसने धोखा दे दिया।
मेरे लड़का से वो बोलती थी कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। उसके बाद मुझे पता नहीं इन दोनों की क्या बीच में बात हुई। फिर उसके बाद में मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या 22 तारीख की है। मैं जड़ुआ खेरे गई थी भंडारों करने। मुझे कोई पता नहीं दिया मेरे बेटे ने। उसके बाद उस लड़की का आपकी लड़की के पास कॉल वॉल आया था क्या? उसका कॉल आया बाद आखिरी टाइम। उसके बाद में मेरे बेटे ने आत्महत्या की। राहुल के परिजनों ने यूट्यूबर जानवी साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल के भाई का कहना है जानवी अक्सर घर आया जाया करती थी, राहुल के साथ बाहर आती जाती थी। 2 जून को राहुल का जन्मदिन था। उस दिन भी जानवी घर आई और राहुल के साथ उज्जैन घूमने गई। कहती थी कि हम शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है। बाद में पता चला कि इसके 2 बच्चे हैं और ये शादीशुदा है। अब ये बात सत्य है कि नहीं है इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट बात इसकी 8:30 बजे हमसे हुई। उस दिन हमने इसको 10-12 बार कॉल किया। राहुल से बात होती रहती, कुछ नहीं छुपाता था हमसे। हमने बहुत छोटे छोटे से पाला है इनको, ठीक है। उसके बाद में कहने लगा भैया जानवी का कॉल आ रहा है, हम अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं। फिर उसका कॉल नहीं आया, लाइव देखा हमने बहुत लोगों को फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अब जाके देख लो। मोहल्ले में पार्षदगण आए, पार्षद गए उधर से, उनको फ़ोन लगाया, फिर चले गए। वो देखा तो तब तक वो मर चुका था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की तहकीकात में जुटी है। पूरे केस में जानवी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फरियादी केशव अहरवार द्वारा एक चौकी पर सूचना दी गई थी कि राहुल पिता दीपराज अहरवार नाम के लड़के ने फांसी लगा ली है। उसको उसके भाई के द्वारा सूचना दी गई थी कि इंस्टाग्राम पर वो कोशिश कर रहा है फांसी लगाने की। जाके उसके घर पर देखा जाए तो जब वो उसके घर गया था तो वो मृत अवस्था में फांसी पे लटका पाया गया। इसकी रिपोर्ट पर चौकी में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। परिवारजनों के कथनों की तस्दीक करके जो भी साक्ष्य होगा उसको एकत्रित किया जाएगा और उस एकत्रित साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जरा फिर से सोचिए, मौत से पहले राहुल क्या कहता है? जो किसी को टाइम ना दे सके वो कभी लाइफ में किसी से प्यार ना करे। अक्सर लगता है सारी समस्या की जड़ ही यही से है। हमारे पास ऑनलाइन बहुत टाइम है, सोशल मीडिया पर हम 24 घंटे मुस्तैद हैं, लेकिन अपनों और शायद अपने लिए भी टाइम नहीं है। हम खुद को भी भूल गए हैं, तभी तो अपनी अनमोल जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। वीडियो से ही हमारा वजूद शुरू हो रहा है और कई बार वीडियो पर ही खत्म हो रहा है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार और पुलिस को भेज दी है, लेकिन इस रिपोर्ट में आयोग ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं, साथ ही कुछ सिफारिशें भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस की जांच जारी है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार और पुलिस विभाग को भेज दी है। इस जांच रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में फरहान शरीक मछली की मिलीभगत की जांच की मांग की है। इस अपराध के पीछे बड़े नेटवर्क की आशंका जताते हुए एसएसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी से जांच की सिफारिश की गई है। एनएचआरसी ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की। पीड़ित छात्राओं की पढ़ाई पूरी करवाने की भी मांग की गई है। पीड़िताओं को 5 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए। नाबालिग पीड़िता को 6 लाख रुपए की राशि दी जाए। फरहान का दूसरे राज्यों में नेटवर्क होने की आशंका जताई गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में क्लब 90 को बिना पूर्व सूचना तोड़े जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही कॉलेजों में एंटी रैगिंग सेल बनाने और यूजीसी की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने की भी सिफारिश की है। इस मामले को लेकर भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का कहना है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की है और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की तैयारी है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी और इसमें जितने भी आरोपियों के नाम आए थे, आरोपियों को तत्काल पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। उसमें उनका रिकॉर्ड देखते हुए उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट की धारा जो बीएनएस की 111 के अंतर्गत भी पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है।
साथ ही साथ उसमें सभी आरोपियों को जो कि शुरू में पहचान सुनिश्चित नहीं थी, पहचान तय करते हुए उसमें कार्रवाई कर दी गई है। जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, रिपोर्ट आने पर निश्चित उसके जो भी निर्देश होंगे और जो भी उसमें प्रावधान होंगे उसके अंतर्गत पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस मामले में एनएचआरसी ने आरोपियों के अन्य राज्यों से नेटवर्क जुड़े होने की आशंका जाहिर करते हुए जांच की सिफारिश की है, जबकि पुलिस का कहना है कि ज्यादातर एंगल से पुलिस ने जांच कर ली है। क्या और भी तरह से किसी और एंगल पे भी आपके द्वारा या पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था? ऐसा कहा जा रहा है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बाहर के राज्य भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस के पास जो शिकायत आई थी या आवेदकों ने जो भी शिकायतें दी हैं, जो भी अपना पक्ष रखा, उसके अनुरूप उसमें कार्रवाई कर ली गई है। अधिकांश मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बहरहाल ऐसी अगर कोई शिकायत आती है या कोई ऐसा मुद्दा आता है तो पुलिस उस पर संज्ञान में लेगी। बिल्कुल, देखिए एनएचआरसी ने रिपोर्ट भेज दी है। यहाँ पर हरिनारायण चारी मिश्रा जी का ये कहना है कि रिपोर्ट मिलते ही इस मामले में आगे जो भी मांगे थी और जो कार्रवाई के निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। 24 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मोतियाबिंद निवारण शिविर लगा। 33 ऑपरेशन हुए, जिसमें से 17 लोगों की आंखों में इंफेक्शन हो गया। 6 लोगों की आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई। छत्तीसगढ़ के इस मोतियाबिंद कांड पर उस वक्त जमकर हंगामा हुआ। सही इलाज और मुआवजा देने के वादे भी हुए थे, लेकिन क्या पीड़ितों को सही इलाज और मुआवजा मिला? यही जानने के लिए हमारी टीम उन पीड़ितों के घर पहुंची। ये रिपोर्ट आप देखिए। अक्टूबर 2024 के मोतियाबिंद कांड के बाद पीड़ितों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पीड़ितों के गांव का दौरा किया। अक्टूबर 2024 में दंतेवाड़ा जिले में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिस ऑपरेशन के बाद ये बात निकल कर आई थी कि ऑपरेशन में 17 मरीज संक्रमित हो गए थे। यह खबर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि इसे मोतियाबिंद कांड का नाम दिया गया था। आज 7-8 महीने बीतने के बाद एनडीटीवी की टीम ग्राउंड में ये रिपोर्ट जानने के लिए पहुंची है कि जिन मरीजों को संक्रमण लगा था, क्या उन्हें फिर से दिखने लगा या फिर आज उनकी जिंदगी कैसी। मोतियाबिंद कांड की पीड़ित सुगोबाई नेताम बिंजाम गांव के भट्टीपारा में एक झोपड़ी नुमा घर में रहती है। जब हमारी टीम सुगोबाई के घर पहुंची तो पता चला कि उनकी एक आंख की रोशनी ऑपरेशन के बाद चली गई थी। अब दूसरी आंख से भी दिखना लगभग बंद हो गया है। बहुत मुश्किल से वो घर के छोटे मोटे काम कर पाती है। कि एक आंख में मोतियाबिंद का संक्रमण लगा था, एक आंख पूरी तरीके से बंद दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी आंख से भी अब इन्हें कम दिखाई देने लगा है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जिंदगी अब किस तरीके से चल रही है। अभी आपको आंख से दिखाई देता है? ये में थोड़े और दूसरे आंख में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। यही हाल हृदयी नाग का भी है। उनकी बेटी मजदूरी कर घर चला रही है। मैलावाड़ा की सनमती 3 बार रायपुर मेकाहारा गई। इंजेक्शन, पट्टियां, पर नतीजा शून्य। दूसरी आंख भी धुंधली पड़ रही है। यहां से हम पहुंचे दंतेवाड़ा बाजार। चुनरी की दुकान पर अवधेश गुप्ता मिले। पहले ये दुकान इन्हीं की थी, अब बेटा चलाता है, क्योंकि पिता की आंखों से दिखना बंद हो गया। छोटे बेटे की पढ़ाई छूट गई। आपसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी आंख की क्या स्थिति है? उससे भी कम दिखने लगा क्या? हाँ, उससे भी कम दिखाई देता? उससे भी कम दिखाई देने लगा। क्या कुछ पैसा देने की बात कही थी सरकार ने? क्या कुछ पैसा मिला? नहीं मिला पैसा। घटना के बाद से दंतेवाड़ा जिला अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर बंद है। नई ओटी तैयार है, मगर उपकरणों की खरीद नहीं होने के कारण मरीजों को जगदलपुर रेफर कर काम चलाया जा रहा है। हमने जब सीएमएचओ से मोतियाबिंद कांड के मरीजों को मुआवजा नहीं मिलने का सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। राज्य स्तर से टीम बन के आया हुआ था, उनके द्वारा जांच किया गया था, जिसमें से उस समय तत्काल रूप से जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है और ऑप्थेल्मिक जो ऑफिसर है, सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है और विभागीय जांच उनका अभी जारी है वर्तमान में। सरकारी दावे आपने सुन लिए, जमीनी स्थिति हम आपको बता चुके हैं। आरोप है कि जिन 17 मरीजों को इन्फेक्शन हुआ था, उन सभी की आंखों में अभी भी समस्या है, लेकिन ना इन्हें सही इलाज मिला, ना ही मुआवजा। दंतेवाड़ा से एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। एक तरफ देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सुकमा में बच्चे आज भी कच्ची झोपड़ी में शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
कामराजपाड़ गांव में न कोई पक्की बिल्डिंग, न बेड, न शौचालय है। बारिश हो या धूप हो, बच्चे रोज इसी अस्थायी ढांचे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक से महज 12 किलोमीटर दूर कामराजपाड़ गांव। यहाँ 15 सालों से एक झोपड़ी में पाठशाला चल रही है। ये सिर्फ एक पाठशाला नहीं है, यह सुविधाओं के बिना भी शिक्षा के दीप को जलाए रखने के जज्बे का प्रतीक है। सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर चुका है और इस अधिकार के तहत बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने का दावा किया जाता है। और ये जो दावे है सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचते पहुंचते खोखले साबित होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पूरा दिखाने का प्रयास करता हूं। ये जो मेरे पीछे जो आपको झोपड़ी दिख रही है और उस झोपड़ी के ऊपर जो शीट दिख रहा है, उसके ऊपर इससे बारिश से बचने के लिए ये जो तिरपाल है, ये एक स्कूल भवन है। आप माने या ना माने, ये स्कूल भवन है और स्कूल भवन में बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक पाठशाला कामराजपाड़ है, जो कुंटा विकास खंड के अंतर्गत आता है। और ये स्कूल की हालत आप समझिए कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो शिक्षा का अधिकार सरकारों ने लागू किया है, क्या धरातल पर जो अधिकार है बच्चों को मिल रहा है? तिरपाल में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। आप समझिए शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार हैं वो कितने गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कि शासन और प्रशासन ने यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं की, स्कूल भवन की व्यवस्था नहीं की, लेकिन शिक्षा विभाग ने यहाँ स्कूल बनाने में देरी कर दी और ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ इस झोपड़ी का निर्माण करवाया और स्कूल संचालित हो रही है, और वो भी बीते 15 सालों से। शिक्षा विभाग की लापरवाही समझें या उदासीनता, वर्षों से झोपड़ी में चल रहे स्कूल की कभी सुध नहीं ली। जून से सितंबर तक जैसे ही बारिश शुरू होती है, तिरपाल की छत टपकने लगती है, दीवारों से पानी अंदर घुसता है। तेज बारिश होने पर बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़कर घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं 2023 से। 23 से पढ़ा जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे भी? अभी तो 7 बच्चे हैं जी। पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये जो झोपड़ी जो आप जिसमें बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो परेशानी नहीं होती है? तो हो गया, परेशानी होता है। बरसात के मौसम में क्या है, कभी कभी पानी रिसने लगता है। तो वही स्कूल के लिए भी कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तो बनने का स्टार्ट हुआ है। अब पता नहीं कब तक में कंप्लीट होगा, लेकिन बन रहा है जी। वर्षों से ग्रामीण यहाँ स्कूल के लिए पक्के भवन की मांग करते आ रहे हैं। कई वर्षों के बाद साल 2024 में स्कूल भवन की स्वीकृति मिली, लेकिन स्कूल अब तक बनकर पूरा नहीं हो सका। कैसे करना बोलने से ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी मन। कितने साल से सर? और कितना 10 कुछ हो रहा है। 10 साल हो गया है ऐसे हो रहा है। तो गांव का स्कूल नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा था, अभी ये इसी साल बन रहा है, अभी नया वाला। हाँ। तो आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो बारिश में बहुत परेशानी होती है। तो होता है, तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे कुछ कर पढ़ा रहा है गुरुजी। हाँ। बीईओ ने बताया कि अति संवेदनशील इलाका होने के कारण इतने वर्षों तक यहाँ स्कूल भवन नहीं बन पाया। पिछले साल भवन बनाने की स्वीकृति मिली है। कामराजपाड़ में तो अस्थायी झोपड़ी में स्कूल संचालित हो रहा है और भवन निर्माणाधीन है। वो 3 महीने के अंदर भवन कार्य पूर्ण हो जाएगा। और वहाँ पे उस संस्था में 7 बच्चे दर्ज हैं, 2 शिक्षक अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कामराज प्राथमिक शाला जो है ये कुंटा ब्लॉक मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है और नेशनल हाईवे से महज 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर नेशनल हाईवे से है, तो समझिए जिम्मेदार शिक्षा जो विभाग के जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस
तरह से निभा रहे हैं। ये जो आपको फर्श दिख रहा है, ये पूरी तरह से ग्रामीणों ने इसे बनाया है, झोपड़ी भी बना कर दिया है, तिरपाल ढका गया है और इसी तिरपाल के नीचे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बारिश, बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में बारिश इस दौरान अच्छी खासी बारिश हो रही है और इस बारिश में बच्चे बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। ग्रामीणों की सोच है कि बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा का अपना कानून सुर्खियों में है। कलेक्टर साहब ने कवर्धा जिला पंचायत के कर्मचारियों को बच्चों वाली सजा दी। ऑन कैमरा कान पकड़वाए। कर्मचारियों का जुर्म था दफ्तर देर से आना। कलेक्टर की इस सजा को कांग्रेस ने तालिबानी सजा कहा है। कर दे तो 4 लोग को सस्पेंड कर दे। क्यों भाई? हैं? ऐसी रोज करते हो क्या? पहले बार है, कर दे, सस्पेंड कर दे क्या? गलती हुई है ना? कान पकड़ो, सब कान पकड़ो, अच्छा ठीक से पकड़ो, ठीक है? गलत से नहीं होना चाहिए, है ना? ये सोफास देके छोड़ूंगा, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। दूसरे बार मौका नहीं, ठीक है? ये कवर्धा के कलेक्टर साहब गोपाल वर्मा इनका नाम है। इस वीडियो को लेकर सुर्खियों में कलेक्टर साहब डांट लगा रहे हैं, कान पकड़वा रहे हैं, महिला कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ रहे। डांट खाने वाले और कान पकड़ने वाले जिला पंचायत दफ्तर के कर्मचारी हैं। ये सजा उन्हें लेट से आने के लिए दी जा रही है। दफ्तर देर से आना, भाई गलती तो आप सबने की है, और वो भी इतने सारे, सबके सब लेट। पूछने पर इनमें से एक साहब कहते हैं कि पहली बार लेट हुए हैं। कर दे तो 4 लोग को सस्पेंड कर दे। क्यों भाई? हैं? ऐसी रोज करते हो क्या? पहले बार है, कर दे, सस्पेंड कर दे क्या? लेकिन कान पकड़ू कर्मचारियों की ये संख्या देखकर लगता नहीं कि केस पहली बार का है। अगर ये आदतन लेट लतीफ हैं, तब इन्हें सुधारना भी जरूरी है। लेकिन सवाल है, क्या सुधारने का ये तरीका सही है? सर्विस रूल में कहीं ऐसा है कि कर्मचारी लेट से आएंगे तो उन्हें अफसर बच्चों की तरह कान पकड़वाएंगे? वैसे अब तो कई बार बच्चों के कान पकड़वाने पर भी टीचर्स के लेने के देने पड़ जाते हैं। यहाँ तो 30, 40, 50 की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को बच्चों वाली सजा दी जा रही है। और सजा दे भी कौन रहा है? साक्षात कलेक्टर साहब खुद, ऑन कैमरा, पूरी पब्लिक के सामने। कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। अब जरा सोचिए, इन कर्मचारियों के परिवार वालों ने इन वीडियो को देखा होगा, इनके बच्चों ने देखा होगा, उन्हें ये देखकर कैसा लगा होगा? बच्चे अपने पिता की इस हालत पर असहज होंगे तो इसके लिए उनका क्या दोष? कलेक्टर साहब से आग्रह है, मेहरबानी होगी अगर इन सवालों पर वो विचार करें। यकीनन कर्मचारी लेट से आते हैं तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सजा नियमों के दायरे में हो तो उससे शायद व्यवस्था भी सुधरेगी और सिस्टम का इकबाल भी बुलंद रहेगा। दरअसल कवर्धा के कलेक्टर सुबह 10 बजे से पहले जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गए, लेकिन कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद थे। कलेक्टर साहब गेट पर कुर्सी लगाकर बैठ गए और लेट पहुंच रहे कर्मचारियों को फटकार लगानी शुरू कर दी। सामूहिक कान पकड़ने की सजा दे दी। इस बीच कलेक्टर साहब ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ मुद्दा जरूर दे दिया है। कांग्रेस इसे तालिबानी सजा कह रही है। निश्चित तौर पे आप जिले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, तो वहाँ पे अनुशासन के दायरे में कर्मचारियों को रखना आपकी जिम्मेदारी है। और कोई कर्मचारी समय पे नहीं आ रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई करना भी आपकी जिम्मेदारी है और आपका यह दायित्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कलेक्टर हैं तो कानून से ऊपर हो गए। आपको किसने अधिकार दिया कि आप कर्मचारियों को शारीरिक दंड दें? आप उन्हें कान पकड़ के खड़ा करवाएं, उठक बैठक करवाएं, आप उनके खिलाफ में उनकी सर्विस नियमावली के तहत कार्रवाई करते, निलंबित करते, 1 दिन का वेतन काटते, लेकिन फटकार लगा के छोड़ सकते थे। लेकिन ये क्या, आप होते कौन है कान पकड़ के उठा बैठक करवा दे? ये है विष्णु के सुशासन का सही नमूना जो कल दिखा है। कहा गया है कि 42 कर्मचारियों को देर से आने पर चिन्हित किया गया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।